BP304TT. In this video, we are going to understand about mechanisms and pathogenesis of cell injury. In our previous video, we have discussed about introduction and causes of cell injury. In this video, we'll check out mechanism of cell injury. So जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जो नॉर्मल सेल है वो क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस एक ऐसा कंडीशन है जब जो सेल है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखता है डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी नॉर्मल सेल जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे क्या करता है, वो स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है बाय अडेप्टेशन, ठीक है। और जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन कर लेता है। अभी वो अडेप्टेशंस क्या करेगा, उसके टाइप्स क्या है? तो अडेप्टेशंस हो सकता है बाय हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेशिया, ठीक है। सो अडेप्टेशंस में बेसिकली होता क्या है, इधर जो सेल है उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर सेल का साइज बढ़ जाता है, या फिर सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी एज सुन एज वो स्ट्रेस विड्रॉ हो जाता है, जो सेल है वो वापिस से अपने नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शेप है वो नॉर्मल हो जाएगा, साइज नॉर्मल हो जाएगा। कब? जैसे ही वो स्ट्रेस विड्रॉ हो गया तब। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता सो दैट लीड्स टू सेल इंजरी, ठीक है। नॉर्मल सेल अगर इंजरी स्टिम्युलाई या फिर हार्मफुल स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अगेंस्ट में जो नॉर्मल सेल है वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता एंड दैट लीड्स टू सेल इंजरी। और अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे वो कुछ सेल्यूलर चेंजेस करके खुद को अडेप्ट कर लेता है तो फिर वो जो अडेप्टेशन है वो कुछ टाइम बाद अगर स्ट्रेस विड्रॉ हो जाता है तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इंजरियस स्टिम्युलाई के केस में ऐसा नहीं होगा। इंजरियस स्टिम्युलाई के केस में जो नॉर्मल सेल है वो बेसिकली डैमेज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट लीड्स टू सेल इंजरी। इफ इंजरी जो है वो माइल्ड है या ट्रांजिएंट है तो दैट लीड्स टू रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम लोग सेलुलर स्वेलिंग एज एन एग्जांपल समझ सकते हैं। अभी सेलुलर स्वेलिंग में क्या होता है कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आयन पंप्स होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं, राइट। सो अभी आयन चैनल्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो सेल के अंदर आने लगता है, दैट लीड्स टू सेल्यूलर स्वेलिंग। अभी ये जो सेल्यूलर स्वेलिंग है, अभी जैसे आयन पंप्स प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे वैसे ही क्या होगा कि वो जो वाटर जो अंदर गया उसको बैलेंस आउट कर देंगे और जो सेल्यूलर स्वेलिंग जो हुआ है वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल इज फैटी चेंज। अभी फैटी चेंज क्यों होता है? ड्यू टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। अभी क्या होता है कि फैटी चेंज में क्या होगा, बेसिकली एक्यूमुलेशन होगा लिपिड्स का सेल्स के अंदर, ठीक है। सो जैसे ही मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होने लगे तो वो जो एक्यूमुलेशन हुआ है वो डीएक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। सो रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, जैसे ही प्रॉपर फंक्शन करने लगता है सेल वैसे ही वो सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं, क्योंकि जो चेंजेस है वो वापिस से रिवर्स हो सकता है। सेल उस चेंजेस को अगर सेल प्रॉपर फंक्शन करने लगे तो उन चेंजेस को रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अगर वो जो डैमेज है वो सीवियर है और प्रोग्रेसिव है, दैट लीड्स टू इरिवर्सिबल इंजरी। अभी और बेसिकली सीवियर डैमेज लीड्स टू सेल डेथ। अभी सेल डेथ के दो टाइप्स है, पहला है नेक्रोसिस और दूसरा है एपोप्टोसिस। अभी जो नेक्रोसिस है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है विच लीड्स टू इन्फ्लामेशन। बेसिकली क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का रप्चर होता है और जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है वो रिलीज होने लगता है, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू सेल डेथ। एपोप्टोसिस में क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ विदाउट इन्फ्लामेशन। इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता, इसमें इन्फ्लामेशन होगा। सो बोथ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस लीड्स टू सेल डेथ। सो नेक्स्ट इज सेल्यूलर लेवल चेंजेस, ठीक है। अभी सेल्यूलर लेवल चेंजेस क्या है, तो जब भी सेल डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, तो सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होता है, ठीक है। वो हम अपन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ एटीपी। सो व्हाई एटीपी इज नीडेड? एटीपी का मेन रोल क्या है? सो एटीपी इज एसेंशियल फॉर एनर्जी डिपेंडेंट सेल्यूलर प्रोसेसेस, ठीक है। सो एटीपी कम होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन पे आयन पंप्स थे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो उसकी वजह से जैसे कि मैंने बोला क्या होगा, सेल्यूलर स्वेलिंग होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा और जो सेल्यूलर फंक्शन है वो डिस्टर्ब कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सो वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मेन साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और बेसिकली एटीपी का प्रोडक्शन का मेन साइट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा सो दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, एटीपी से लिंक्ड है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहा है दैट मीन्स एटीपी का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और साथ ही साथ जब माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होगा तो क्या रिलीज होगा, प्रो एपोप्टोपिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड दैट विल इनिशिएट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या था, प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, ठीक है। सो एटीपी डिप्लीशन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। तीसरा है कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल।
अभी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल एक्टिवेट सेल्यूलर एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक्ट करता है एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बट अभी एक्सेस ऑफ कैल्शियम की एंट्री की वजह से क्या होता है, अगर कैल्शियम ज्यादा ही एंटर करने लगता है सेल में तो वो एक्टिवेट कर देता है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स के एग्जांपल्स है फॉस्फोलाइपेसिस, प्रोटीएसिस या एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करेगा, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स है उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। सो एक्सेस कैल्शियम एंट्री भी डैमेज करती है किसको, सेल को। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। जब भी सेल डैमेज होता है तो फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अभी फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होता है तो वो क्या करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज करता है, ठीक है। जैसे कि लिपिड्स का पेरोक्सीडेशन कर देते हैं, प्रोटीन्स वगैरह को डैमेज करते हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। सो बेसिकली जब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब सेल डैमेज होता है, ठीक है। दिस इज मेम्ब्रेन डैमेज। अभी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी इज नेसेसरी फॉर होम्योस्टासिस, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टासिस मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है दैट इज एसेंशियल। अभी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो बेसिकली क्या होगी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो रही है, सो दैट लीड्स टू द लीकेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंड डीएनए डैमेज। अभी जब भी प्रोटीन प्रॉपर फॉर्म में होता है और डीएनए इंटैक्ट रहता है तो दैट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन। अभी प्रोटीन्स वगैरह का मिसफोल्डिंग हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन करता है और सेलुलर डिसफंक्शन करता है। और डीएनए डैमेज की वजह से क्या करता है, क्या होता है, म्यूटेशंस होता है, ठीक है। सो मिसफोल्डेड प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज लीड्स टू लीकेज ऑफ द प्रो एपोप्टोपिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट इनिशिएट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस अ प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। सो आई होप कि इधर तक क्लियर होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अभी अपन ने जो भी मैकेनिज्म देखा उसको ब्रीफली देख लेते हैं, ठीक है। इंजरी स्टिमुलस आया, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल पे क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेजेस होंगे, तो पहला तो क्या होगा, एटीपी डिप्लीशन होगा, दैट विल लीड टू लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट सेल्यूलर फंक्शन। बेसिकली एटीपी कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन पे आयन चैनल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल्यूलर स्वेलिंग होगा, साथ ही साथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, बेसिकली सेल्यूलर डिसफंक्शन होगा। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन डैमेज। जब भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो वो किसका लीकेज करती है, प्रो एपोप्टोपिक मॉलिक्यूल्स का, दैट इनिशिएट एपोप्टोसिस एंड दैट लीड्स टू सेल डेथ। साथ ही साथ सेलुलर स्वेलिंग करेगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस करेगी और सेलुलर फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, जब भी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तब। नेक्स्ट इज लाइसोसाइम डैमेज होता है तब क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, खुद के ही सेल के कंपोनेंट्स क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो लॉस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। अभी लास्ट इज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। जब भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स, एक्सेसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स होने लगता है तब क्या होगा, वो दैट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। वो और सेलुलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा और जब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे कि O2- है, H2O2 है, OH फ्री रेडिकल है, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन बेसिकली जब फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो वो क्या करते हैं, सेलुलर डिसफंक्शन करता है, बेसिकली जो प्रोटीन्स वगैरह है उसको मिसफोल्ड कर देते हैं, उनका ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट इज लिपिड्स का पेरोक्सीडेशन कर देता है और डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है उसको ब्रेकडाउन कर देते हैं और डैमेज कर देता है, दैट लीड्स टू म्यूटेशंस, ठीक। सो आई होप कि मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी इज क्लियर टू यू गाइज, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं कि एटीपी डिप्लीशन का जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस, ठीक है। सो फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ एटीपी। अभी एटीपी क्यों जरूरी है, क्योंकि एटीपी इज अ प्राइमरी एनर्जी करेंसी फॉर द सेल्स, ठीक है। सो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्यों, सो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एटीपी का यूज करते हैं टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। और दूसरा क्या, एटीपी इज इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। यू लर्न ऑल दिस साइकिल इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो उन सारे साइकिल्स में एटीपी इज इन्वॉल्व, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। सो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या लिपोजेनेसिस, दैट इज लिपिड सिंथेसिस या डीएसाइलेशन रीएसाइलेशन। सो दिस इज अ स्टेप इन फॉस्फोलिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब भी फॉस्फोलिपिड्स या फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, सो डीएसाइलेशन रीएसाइलेशन रिएक्शंस में वी रिक्वायर एटीपी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एटीपी डिप्लीशन का मेजर कॉज क्या है। सो रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया वाली कंडीशन हो जाती है जब भी एटीपी डिप्लीशन होने लगता है तब। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है। सो एटीपी डिप्लीशन के कॉजेज क्या क्या है,
पहला तो रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, थर्ड इज एक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स लाइक साइनाइड्स, सो साइनाइड्स का लेवल बढ़ जाता है। अभी डिप्लीशन ऑफ एटीपी टू 5 to 10% ऑफ नॉर्मल सेल हैज वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन मैनी क्रिटिकल सेलुलर सिस्टम्स, ठीक है। सो 5 to 10% डिप्लीशन भी इट हैज क्रिटिकल डैमेज, वो क्रिटिकली इफेक्ट करता है सेलुलर लेवल पे, ठीक है। सो इट इज हार्मफुल। नेक्स्ट इज क्या कॉन्सिक्वेंसेज है अगर इंट्रासेलुलर लेवल कम हो जाए एटीपी का, ठीक है। सो पहला इस्चेमिया। इस्चेमिया क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि इस्चेमिया कंडीशन होता है जब भी ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है टू द सेल्स, ठीक है। सो इट इज अ कंडीशन वाई लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेल्स। तो बेसिकली इस्चेमिया हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होने लगती है जिससे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है सेल्स को। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं हो पाता माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अभी एटीपी प्रोडक्शन कम होगा सो दैट विल लीड टू फेलियर ऑफ सोडियम पंप्स, जिसकी वजह से कैल्शियम वाटर और Na+ का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और पोटाशियम का इफ्लक्स बढ़ जाएगा। दैट विल लीड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई ब्लैब्स, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन वेरियस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है एटीपी डिप्लीशन की वजह से एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्स एटीपी। अभी एटीपी नहीं है तो कौन सा साइकिल बढ़ जाएगा, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगा। दैट विल लीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज यूज ऑफ लैक्टिक एसिड, दैट विल रिड्यूस द पीएच, ठीक है। पीएच का लेवल कम कर देगा एंड दैट लीड्स टू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है, बेसिकली पिक्नोसिस। थर्ड इज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। जब भी एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बेसिकली जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम है वो डिटैच हो जाते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है। दैट विल लीड्स टू डिपोजिशन, ठीक है, और लिपिड डिपोजिशन भी होने लगता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्लीशन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सो फर्स्ट इज लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, और लीकेज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनटू द साइटोसोल। जो भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स वगैरह होंगे वो साइटोप्लाज्म में रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज फ्री रेडिकल का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है सेल में तो क्या होगा कि इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी होगी या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा। सो माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी या डिसफंक्शन कब होगा, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी या फ्री रेडिकल का अमाउंट बढ़ जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, जब एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो बेसिकली फर्स्ट केस, जब माइटोकॉन्ड्रियल की परमिएबिलिटी है जो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इट हैज इनएबिलिटी टू जनरेट एटीपी एंड दैट इनिशिएट्स इन्फ्लामेशन। जो भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है उसको स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है एंड दैट लीड्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, सो बेसिकली नेक्रोसिस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डेथ कॉजिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, दैट विल लीड टू द रिलीज ऑफ द सेलुलर कंटेंट्स, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन क्या है, जब अगर एटीपी प्रोडक्शन कम होने लगता है तो जो प्रो एपोप्टोपिक मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज आउट होता है। बेसिकली जो साइटोक्रोम सी है दैट इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है, दैट विल कॉज लीकेज ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट, दैट विल लीड टू द प्रोग्राम सेल डेथ विदाउट इन्फ्लामेशन एंड दैट इज नथिंग बट एपोप्टोसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू गाइज। थैंक यू।